तारीख 2 अक्टूबर, दिन बुधवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। ईरान ने इसराइल पर दागी मिसाइलें, साथ ही दी चेतावनी कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो वो आगे की कार्रवाई करेगा। गर रژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد इसराइल ने कहा हमले का देंगे जवाब। ईरान के मिसाइली हमले से संघर्ष का दायरा कितना बढ़ गया है, करेंगे विश्लेषण। अब जो ये स्टेप जो एक शैडो वॉर हो रहा था, अभी एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जो आ गया है, इससे तो अभी यही लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे काफी ये ब्रॉडन्ड ऑलरेडी हो चुकी है और ये आगे और भी प्रोलॉन्ग्ड रहेगा। याद करेंगे लाल बहादुर शास्त्री को, महात्मा गांधी के साथ आज जिनका है जन्मदिन। आज तो उनकी 120वीं जयंती है, 120 साल के होते वो। लेकिन पहले देश दुनिया की खबरें सुमिरनप्रीत कौर से। इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल काट्स ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी ईरान द्वारा इसराइल पर हमले की साफ तौर पर निंदा नहीं कर सकता है, उसे इसराइली जमीन पर कदम रखने का कोई हक नहीं है। इसराइल काट्स ने गुटेरेस को एक ऐसा सेक्रेटरी जनरल बताया जिन्होंने अभी तक 7 अक्टूबर को हमास के जनसंहार और यौन उत्पीड़न की निंदा नहीं की, ना तो उन्होंने हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की दिशा में कोई प्रयास किया है। इसराइल ने गजा में ताज़ा हमला किया है, जिसमें 51 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 80 लोग घायल हुए हैं। हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हो सकता है कि खान यूनिस के इस क्षेत्र में हमले के बाद अभी भी और लोग मलबे के नीचे हों। इसराइली सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, इसराइली वायुसेना ने गजा में हमास के कमांड और कंट्रोल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया है। इसे अतीत में हाई स्कूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। खान यूनिस के निवासियों ने बताया कि हमले के वक्त एक घर में क्या हुआ। वो कह रहे हैं रात के खाने के बाद उन्होंने घर पर बमबारी की, जिसमें 11 लोग मारे गए, सभी बच्चे और महिलाएं थी। उन्होंने तो एम्बुलेंस तक को आने से रोक दिया। इस साल नवंबर में अमेरिका में होने वाले चुनावों में उपराष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवार डेमोक्रेट टिम वॉल्स और रिपब्लिकन जेडी वांस की आमने सामने बहस हुई। वांस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस पर पहले कभी ना देखा गया आप्रवासन संकट पैदा करने का आरोप लगाया। डेमोक्रेटिक पार्टी के टिम वॉल्स ने पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर आप्रवासन से निपटने के प्रयासों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। Kamala Harris was the Attorney General of the largest state, a border state in California. She's the only. टिम वॉल्स कह रहे हैं कमला हैरिस इस दौड़ में एकमात्र शख्स हैं जिन्होंने मानव तस्करी और ड्रग से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों पर मुकदमा चलाया था। हम में से अधिकांश लोग इसका हल चाहते हैं। हमारे पास आप्रवासन से निपटने के लिए सबसे निष्पक्ष और कड़ा विधेयक था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने ही ना कहा था। भारत के चुनाव रणनीतिकार और जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपना नया राजनीतिक दल बनाया है। प्रशांत किशोर बीते काफी समय से बिहार में पदयात्रा कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने अपने नए राजनीतिक दल का नाम जन सुराज पार्टी रखा है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। उनसे पहले रविचंद्रन अश्विन नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज थे। भारत और बांग्लादेश के बीच खेली गई टेस्ट क्रिकेट सीरीज में दोनों ही भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया था। और बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पोस्ट में अपनी कप्तानी के अनुभव को शानदार बताया, साथ ही अपने फैंस को शुक्रिया कहा। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। सुमिरन, आज के पॉडकास्ट की शुरुआत वहीं से जहां हमने कल इस पॉडकास्ट को छोड़ा था। तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि इसराइल की सेनाओं ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके बाद यानी कि कल और आज यानी बुधवार की दरमियानी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान इसराइल और ईरान की ओर खींचा। सब अपने फोन और टीवी पर अपडेट्स देख रहे थे। ईरान ने कहा कि उसने इसराइल के भीतर तक करीब 200 मिसाइलें दागी और इसराइल ने भी इस बात की पुष्टि की।
जी मोहन, हर जगह वीडियोस में तेल अवीव और यरूशलेम के आसमान में गिरती मिसाइलें नजर आ रही थी और लगातार धमाकों की आवाजें आ रही थी। इस दौरान पूरे इस्राएल में सायरन गूंजने लगे। जब ईरान ये हमले कर रहा था तो इसराइल ने आम लोगों से कहा कि वो जल्द से जल्द अपने बंकर में चले जाएं। कुछ देर बाद हमले तो रुक गए, लेकिन ईरान और इसराइल के बीच तनाव और गहरा गया। दोनों ही देश यानी कि इसराइल और ईरान ने एक दूसरे को चेतावनी दी है कि और भी हमले हो सकते हैं। इसराइल ने कहा है कि जवाब देंगे, तो दूसरी ओर ईरान ने कहा है कि अगर जवाब दिया तो ईरान और हमले करेगा। ईरान ने इन हमलों की वजह बताते हुए कहा कि पिछले हफ्ते बेरूत में इसराइल द्वारा ईरान समर्थित हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या असल कारण है। साथ ही कहा कि इसराइल के लिए ये एक चेतावनी भी है। हमलों के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने पश्चिमी देशों पर क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। एक बैठक में उन्होंने कहा कि विदेशी शक्तियों को पीछे हटना होगा ताकि क्षेत्र में शांति हो। اساس مشکل که این درگیری‌ها و جنگ‌ها و आयतुल्लाह अली खामनेई कह रहे हैं कि इन संघर्षों, युद्धों, तनावों का कारण है उन लोगों की मौजूदगी जो दावा करते हैं कि क्षेत्र में वो शांति चाहते हैं, जैसे अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश। अगर वो इस क्षेत्र से चले जाएं तो बुराई, संघर्ष, युद्ध, टकराव पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बगेरी ने चेतावनी दी कि अगर इसराइल ने अब जवाबी कार्रवाई की तो वो आगे की कार्रवाई करेगा। اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده، अगर बेकाबू हो चुके इसराइल को अमेरिका और यूरोप काबू में नहीं ला पाते हैं तो ऐसे अपराधों को अंजाम देना जारी रखना चाहते हैं या फिर इसके बाद हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ कुछ भी करते हैं, तो हम ऐसा ऑपरेशन दोबारा करेंगे जो कई गुना मजबूत होगा, ताकतवर होगा और उनके सभी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। मोहन, जब ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो राजधानी तेहरान में लोगों ने हमले का जश्न मनाते हुए लेबनानी, ईरानी और हिजबुल्लाह के झंडे लहराए। بسیار خوشحال شدم به عنوان یک ایرانی وقتی این خبر رو شنیدم و اومدم اینجا. हसन कह रहे हैं कि जब मैंने हमले के बारे में सुना तो एक ईरानी होने के नाते मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और मैं ईरान के नेता और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कॉप्स के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए इस जश्न में शामिल हुआ हूँ। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की ईरान के सरकारी रेडियो तेहरान की पूर्व ब्रॉडकास्टर जहरा जैदी से और सवाल रखा कि जिस वक्त ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी उस वक्त ईरान में क्या चल रहा था। ईरान में आप क्या समझते हैं क्या चलना चाहिए? बहुत ज्यादा खुशी है। हर एक दूसरे ने, कल रात जो थे मैं एक और शहर में थी, वहां पे भी यही हालत थी कि लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से, यानी यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की पब्लिक जो है, बहुत दिन से इंतजार कर रही थी कि जवाब दिया जाए। हनिया के जो फिलिस्तीन के लीडर थे उन पर ईरान में एक मेहमान को मारा गया, तो उसका क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से जो उससे पहले कासिम सुलेमानी का जो बस से बहुत ही, जैसे कहना चाहिए कि ईरान के लिहाज से मामूली था, अमेरिका के लिहाज से तो मामूली नहीं था, जो वहां पर अटैक हुआ था इराक में उसकी छावनी पर। तो इसलिए लोग जो थे हद तक कहना चाहिए कि गवर्नमेंट से धीरे धीरे नाराज हो रहे थे। और कल रात बिल्कुल अचानक जब ये जो हसन नसरुल्लाह साहब की जो ज्यादा लोग, मतलब एक बिल्कुल गम का माहौल ऐसे छाया हुआ था, जैसे लगे कि हसन नसरुल्लाह एक लीडर नहीं थे लुबनान के या हिजबुल्लाह के। इस तरह का गम मनाया जा रहा था कि अचानक ये खबर आई कि ईरान ने हमला कर दिया और लोगों की खुशी से बुरी हालत हो गई। और फिर हम लोग लाइव वो तस्वीरें भी देख रहे थे जो फिलिस्तीन में खुशियां मनाई जा रही थी, जो यमन में खुशियां मनाई जा रही थी, जो दूसरे कंट्रीज जो हैं वहां पे जो खुशी मनाई जा रही है। क्योंकि तो जैसे कहते हैं कि वो जो इमाम खुमैनी ने कहा था ना कि तलवार की जीत है ये, अरे तलवार पर खून की जीत है ये, तो ये वही वाली चीज है। उस जाहिर है कि अब तक इतना खून बह चुका है, तो अब ये वो खून जीता है, वो चीज जो है वो हसन नसरुल्लाह साहब का खून जो है वो अपना रंग दिखा रहे, लोग ये कह रहे हैं। तो ये तो मतलब आप ये कह रही हैं कि आवाम में खुशी थी और हमने इस तरह की तस्वीरें भी देखी जो कि वहां से आ रही थी, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इस जंग का दायरा जो है वो, जो कि गजा और इसराइल का जो जंग का दायरा था, वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है? वो तो अगर बढ़ता हुआ दिखा भी, अगर अमेरिका और ये लोग उसको सपोर्ट करना छोड़ दें और उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो शायद ये जंग का दायरा नहीं बढ़ेगा। और लेकिन अगर ये लोग जैसा चाहते हैं, उन्हें अपने अमेरिका और इन लोगों को अपने असलहे बेचना है, अपना हथियार बेचना है, तो ये करवाते रहेंगे दूसरे इसराइल के जरिए। इन्हें पूरे इस एरिया पर
कंट्रोल करना है। तो इस वजह से वो अपना खाली अपनी जेब और अपना उल्लू सीधा करना, जैसे आम जबान में कहते हैं, वो कर रहे हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि इसराइल में कितने लोग मर रहे हैं। तो जब फिर यही है, जब सारे में मतलब जान का और खून का ही सौदा होना है, तो फिर होगा भी क्या किया जाए, इसमें सारे शामिल हैं ये लोग। ये थी ईरान की सरकारी रेडियो तेहरान की पूर्व ब्रॉडकास्टर जहरा जैदी। तो ये तो बात हुई ईरान की। अब बात कर लेते हैं इसराइल की। इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और कहा है कि जो कोई भी हम पर हमला करेगा, हम उन पर हमला करेंगे। הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה. नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान ने फिर से इसराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसराइल की वायु रक्षा प्रणाली की बदौलत वो उसमें विफल रहे। मैं आईडीएफ को उसकी उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। इसराइल के नागरिक के तौर पर आपके द्वारा दिखाई गई सतर्कता और जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद। साथ ही समर्थन के लिए अमेरिका का भी धन्यवाद। ईरान ने एक बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ईरान इसराइल की अपनी खुद रक्षा करने और जवाबी कार्रवाई करने के हमारे दृढ़ संकल्प को नहीं समझता। यह हमारा नियम है, जो कोई भी हम पर हमला करता है हम उन पर हमला करेंगे, चाहे गजा हो, लेबनान हो, यमन हो, सीरिया हो या फिर ईरान ही क्यों ना हो। वहीं इस्राएली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि वो हमले का जवाब जरूर देंगे। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. डैनियल हगारी कह रहे हैं कि ईरान का हमला लड़ाई में बढ़ोतरी है। इसके परिणाम होंगे। हमारी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताएं उच्चतम स्तर पर हैं। हमारी योजनाएं तैयार हैं। हम सरकार के निर्देश के मुताबिक जब भी जैसे भी चुनेंगे हम उसका जवाब देंगे। तो मोहन, जिस वक्त इसराइल पर हमले हो रहे थे, बैलिस्टिक मिसाइल्स गिर रही थी, तो वहां सायरन गूंज रहे थे। इसराइल की राजधानी यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र से सुनिए, जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी उस वक्त क्या हुआ था। इसराइली जो ज्यूइश न्यू ईयर है वो आज शाम से मनाना शुरू होगा तो उससे संबंधित कई सारे यहाँ पर एक्टिविटीज प्लान थे। उन एक्टिविटीज पर रोक लगा दिया गया और उसके थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर मोबाइल फोन्स पर लोगों को सूचना आई कि वो शेल्टर हाउसेज में चले जाएं। शुरू में तो उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर जब सायरन बजते हैं तो लोग शेल्टर हाउसेज में जाते हैं। तो उस दौरान कोई सायरन सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन तकरीबन 10-12 मिनट के बाद सायरन की आवाज़ जो है वो शुरू हुई। और यरूशलेम, जो कि जहाँ पर मैं हूँ अभी और यरूशलेम में मैं रहता हूँ, यहाँ पर इस तरह का जो है माजरा पहले कभी नहीं देखा गया। यहाँ पर जो है आमतौर पर कभी सायरन बजे भी तो एक आध बार बजे एक दो मिनट के लिए, और यरूशलेम पर कभी रॉकेट नहीं गिरे थे। लेकिन कल शाम को जो यहाँ पर हमला हुआ उस दौरान तकरीबन 15 मिनट तक लगातार सायरन की आवाज़ आती रही। लोग जो हैं वो काफ़ी घबराए हुए नजर आए और लोग अपने अपने शेल्टर हाउसेस में चले गए थे। उसके तकरीबन 15-20 मिनट बाद फिर जो है फौज के तरफ से एक सूचना आई कि लोग अपने शेल्टर हाउसेस से बाहर निकल सकते हैं। और जब मैं बाहर निकला तो बिल्कुल सड़क जो है यहाँ पर सुनसान नजर आ रहा था। देखिए, आज इसराइल के उत्तरी इलाके में अभी भी लगातार वहां पर रॉकेट गिर रहे हैं। हिजबुल्ला के खिलाफ जो है इसराइल की जमीनी कार्रवाई चल रही है, तो उसके मद्देनजर उधर से भी काफी हमले हो रहे हैं। तकरीबन 100 से भी ज्यादा रॉकेट जो है इसराइली फौज के अनुसार उत्तरी इलाके में गिरे हैं। और वहां पर मेरी लोगों से जहां बात हो रही है तो एक घबराहट है। लोग अभी भी शेल्टर हाउसेस में बने हुए हैं, अपने अपने घरों में हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अपने अपने घर में लोग जो है रोश हशना यानी कि ये नया साल जो है इसको मनाएंगे। जहां तक बाकी इलाकों का सवाल है, चाहे जो यहाँ के सेंट्रल इलाके हैं या फिर यहाँ पर जो दक्षिणी इलाके हैं, इन सारी जगहों पर जो है लोग फिर भी जो है एक तरह से राहत की सांस उन्होंने दी है। और माना यह जा रहा है कि वहां पर जो है लोग मनाएंगे नया साल। तो ये थे इस्राइल की राजधानी यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र। ईरान हमले के बाद प्रश्न ये है कि हमले में इस्राइल का नुकसान कितना हुआ, क्योंकि इस्राइल ने कहा कि ईरान ने करीब 180 मिसाइलें दागी थी और अधिकांश को इस्राइली जो हवाई क्षेत्र प्रणाली है उसने नष्ट कर दिया, हवा में ही नष्ट हो गई। तो दावे हैं, दोनों ओर के दावे क्या कहते हैं और कैसे ईरानी मिसाइलों को इस्राइली रक्षा प्रणाली ने नष्ट किया। बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राठौर इस समय मेरे सामने मौजूद हैं। तो सवाल तो यही कि दावे क्या कहते हैं, नुकसान कितना हुआ, किसका? मोहन जी, ईरान का कहना है कि उसने जितनी भी मिसाइलें दागी 90% मिसाइल्स टारगेट पे लगी हैं, लेकिन इजराइल कह रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा मिसाइलों को हवा में ही
तबाह कर दिया, बेअसर कर दिया। ये दोनों तरफ के दावे हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो मोसाद का हेडक्वार्टर है तेल अवीव में, वहाँ से करीब 1500 मीटर दूर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है जो कि 30 फीट गहरा है और 50 फीट चौड़ा है, और बताया जा रहा है कि ये ईरान की एक मिसाइल गिरने की वजह से हुआ है, और मोसाद जो कि खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उसके हेडक्वार्टर्स के इतना पास गिरा है। तो ईरान का ये दावा भी है कि उसने 3 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, निशाना लगाया है इजराइल के। लेकिन वहाँ से जो खबरें हमें मिल रही हैं, जो बीबीसी संवाददाता के ज़रिए भी हमें पता चला है, वो ये है कि कुछ रेस्टोरेंट्स और कुछ स्कूलों को भी निशाना बनाया गया है। राघवेंद्र राव जी, ये आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो बार बार आती है बात, आयरन डोम की बात आती है, और इसराइल की जो रक्षा प्रणाली है जो बहुत मजबूत बताई जाती है, तो कैसे ये प्रणाली इनको रोकने में कामयाब हो पाती है? देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प एक सिस्टम है, एक एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने इवॉल्व किया है पिछले कई सालों में, और ये कई परतें हैं इसमें। तो उसमें आयरन डोम जो है वो सबसे पहली परत है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी ईरान ने जब हमला किया था और लगभग 300 मिसाइलें दागी थी, तो उस समय इसराइल का कहना था कि लगभग मैक्सिमम जितनी है वो सब आयरन डोम से सब नष्ट हो गई। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं, हाँ, जो ईरान से दागी जा रही हैं, फासला बहुत ज़्यादा है, 2000 किलोमीटर के आसपास तो इनको इनसे निपटने के लिए आयरन डोम का इस्तेमाल नहीं होता है। आयरन डोम का इस्तेमाल इसराइल करता है गजा से जो फायरिंग होती है, या जो रॉकेट्स दागे जाते हैं, या लेबनान से जो हिजबुल्लाह की फायरिंग होती है। तो सिर्फ रेंज का फ़र्क है। आयरन डोम जो कम दूरी से जो हमले होते हैं उनसे निपटने में कारगर है, लेकिन आयरन डोम के बाद जो दूसरी परत है एयर डिफेंस की, उसे कहते हैं डेविड्स स्लिंग, और इस रक्षा प्रणाली के तहत करीब 300 किलोमीटर दूर तक मिसाइल्स को नष्ट किया जा सकता है, उन्हें गिराया जा सकता है। तो डेविड स्लिंग्स एक दूसरे नंबर की परत है रक्षा प्रणाली की, लेकिन जो तीसरी परत है उसमें एरो 2 और एरो 3 नाम की इनके पास 2 सिस्टम्स हैं। और जब ईरान से जो हमला हुआ है, चूंकि ये बहुत दूर से हुआ है, बहुत लंबे फासले से ये मिसाइल्स सफ़र करके इजराइल की दिशा में आई हैं, तो माना यह जा रहा है कि एरो 2 और एरो 3 जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, खासकर एरो 3, क्योंकि उसकी जो मारक क्षमता है वो करीब 2400 किलोमीटर दूर है, और एरो 2 भी 500 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है और करीब 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तबाह कर सकता है किसी भी अंदर आने वाली मिसाइल को। ये मतलब एक मिसाइल दगी और दूसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हुआ और दोनों मिसाइलें टकरा गई, यही होता है। एक रेडार का इस्तेमाल करते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ में कि जैसे ही कोई मिसाइल कहीं से भी दागा जाता है इजराइल की तरफ, तो उनके रेडार्स पहले डिटेक्ट करते हैं कि ये मिसाइल की ट्रेजेक्टरी क्या है, ये किस दिशा में आ रहा है, और उसमें भी इनके सिस्टम्स इतने एडवांस्ड और आधुनिक हैं कि ये पहले से पता लगा लिया जाता है सिस्टम के थ्रू कि क्या ये मिसाइल किसी आबादी वाले इलाके में गिरने जा रहा है या किसी खाली जगह में गिरने जा रहा है। अगर वो खाली जगह में गिरने जा रहा है तो ये मिसाइल सिस्टम्स उसे इंटरसेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो किसी आबादी वाली जगह में गिरने की आशंका है तभी ये सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं और जवाबी कार्रवाई में एक मिसाइल छोड़ा जाता है जो उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके हवा में ही गिरा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र राव जी। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं आपका नाम लेता हूं ना तो वो राठौर शब्द क्यों निकलता है। खैर, इसराइल जो है वो गजा में हमास के ठिकानों पर और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बेरूत में हवाई हमले कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है। इसराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है, गजा में हमास से, लेबनान में हिजबुल्लाह से, यमन में हूतियों से और उसके बाद ईरान से भी। तो बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने बात की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में प्रोफेसर रश्मि काजी से। ईरान को एक तरह से, क्योंकि इससे पहले जो हमास का भी अटैक रह चुका है, उसके बाद ईरान वो चाहते तो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो सकते थे इस युद्ध में, बट क्योंकि यूएस फैक्टर एक था तो एक तरह से ये भी सोचा जा रहा था कि ईरान शायद इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होना उनके लिए मुनासिब नहीं है, गिवन द फैक्ट कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस और बढ़ेगी। बट अब जो ये स्टेप, जो एक शैडो वॉर हो रहा था, अभी एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जो आ गया
है, इससे तो अभी यही लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे काफ़ी ये ब्रॉडन्ड ऑलरेडी हो चुकी है और ये आगे और भी प्रोलॉन्ग्ड रहेगा। ईरान और इजराइल में प्रॉक्सी वार तो कब से हो रहा है, काफ़ी वक्त से, लेकिन अभी तक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ये दोनों देश अवॉइड करते रहे हैं। पिछली बार भी जो मिसाइल अटैक किया था उसके बाद कुछ नहीं हुआ, अब भी ये मिसाइल अटैक हुआ, उसके बाद फिर शब्द शांत हो गया रात को ही। तो क्या लग रहा है वाकई डायरेक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दोनों देशों के बीच में, या बस यही रुक जाएगा? डिप्लोमेसी का जहाँ तक अपॉर्चुनिटी एक पॉसिबिलिटी है, वो तो हम लोग कभी भी उसको नकार नहीं सकते हैं। डिप्लोमेसी के लिए हम लोग पूरी विश्व यही चाहेंगे कि दोनों देश, बोथ इजराइल और ईरान, डिप्लोमेसी को चांस दें ताकि पीस एंड सिक्योरिटी एंड ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी इस रीजन में बनी रहे। अगर ऐसा होता है तो ये तो पूरे विश्व के लिए एक अच्छा सबको यही अच्छा संदेश जाएगा कि ग्लोबल पीस को हमने इम्पोर्टेंस दी है। लेकिन अगर जो अभी सिचुएशन जैसे लग रही है कि कंजर्वेटिव्स एलिमेंट्स जो होंगे ईरान से वो भी प्रोवोक करेंगे, इजराइल ऑलरेडी एक मिलिट्री एडवांटेजेस सिचुएशन में है, तो ये कहना अभी इस स्टेज में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर डिप्लोमेसी अगर हो सकता है तो यही दोनों कंट्रीज़ के वजह से ही होगा। इजराइल पे जैसे ही इस तरह का हमला हुआ तो ब्रिटेन ने भी साथ देने की बात कह दी और अमेरिका ने भी साथ कहा और कहा कि हमने उनके कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया और मतलब जिस तरह से सपोर्ट है वो दी जाने की बात कही जा रही है। लेकिन ईरान इस वक्त क्या अलग थलग मुस्लिम कंट्रीज में खड़ा हुआ दिख रहा है? कौन किधर जाएगा, क्या आपको आगे होता दिख रहा है? जहाँ तक ईरान की बात है, अभी तक तो मिडल ईस्ट के जो बाकी कंट्रीज़ है कोई ओपनली तो इस तरह से सपोर्ट तो नहीं किए हैं। बाकी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो इनका जो है, वहाँ तक जो ईरान को जितना सपोर्ट मिलेगा वो बात अलग है। लेकिन इन जनरल गल्फ कंट्रीज़ जो है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो जाए, कतार हो जाए, चाहे वो जॉर्डन, टर्की, ये सारे जो दूसरे देश हैं, यूएई, अभी तक ओपनली तो ये तो कोई भी नहीं सपोर्ट किया। इनफैक्ट सभी कह रहे हैं कि डी एस्केलेशन होना चाहिए, पीस को चांस देना चाहिए, क्योंकि जितना ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग्ड रहेगी, ये बाकी सारे कंट्रीज को भी इस रीजनल टेंशन में उनको भी इन्वॉल्व आगे पीछे ये होगा ही होगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये वेस्ट वर्सेस ईरान हो जाएगा आगे चलकर? कोई अभी इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं। मेरा वैसे एक वेस्ट वर्सेस ईरान एक सिचुएशन तो बनी हुई है पहले से, क्योंकि एक न्यूक्लियर इशू भी है यहाँ में, इसको लेके पहले से ही काफ़ी टेंशन रह चुकी है। अगर ईरान एडमेंट रहा, स्पेशली अगर ग्लोबल ट्रेड में इसकी इम्पैक्ट पड़ी, तो डेफिनेटली एक ये सिचुएशन भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यूरोप अफेक्टेड होगा, वेस्ट अफेक्टेड हो गए, इंडिया तो अफेक्टेड होगी। बस यही मेरा आगे इंडिया को लेकर सवाल था कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो बन रहा है, तो क्या भारत पर असर पड़ेगा इसका? भारत पर असर इसका काफ़ी गहरा रहेगी। पहले तो सबसे बड़ी कंसर्न जो हमारी है कि वहाँ के हमारे जो भारतीय नागरिक वहाँ में है, उनका वेलफेयर, उनका सिक्योरिटी, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे लेबर्स है, फिर मर्चेंट क्रू नेवी जो है, वो सारे इस टेंशन में वो आएंगे। इसके एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो बन रही है, इस टेंशन में ये लोग भी अनफॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम में अब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। तो पहले तो हमें उनकी वेलफेयर के बारे में सोचना है, वो कैसे वहाँ में महफूज रहे, उनका सुरक्षा हमें इंश्योर करना है। वो भारतीय गवर्नमेंट को पहली उनका यही सोच रहेगी। तो बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह बात कर रही थी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि काजी से। तो कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और इस शनिवार एक खास पेशकश आने वाली है मोहन, उसके बारे में सुन लेते हैं। Israel is at war. इसराइल जंग में है। We didn't want this war. हम ये जंग नहीं चाहते थे। It was forced upon us in the most brutal and savage way. ये हम पर थोपा गया, वो भी सबसे क्रूर और बर्बर रूप में। जंग, ये जंग अब तक कितनी आवाजों का गवाह बना। जो आखिरी शब्द थे उनकी 6 साल की बच्ची, उसकी गूंजती हुई चीख थी, जो इजराइल के नागरिकों के बीच बहुत मशहूर शब्द बन गए हैं। वो आवाजें जो बेबसी में निकली। To be honest, it's so painful. I cry, I try to say words
to really, and I cry. वो कराहती चीखें जिनमें दर्द था अपनों को खोने और उनके फिर कभी न लौट पाने का। अस्पताल के कंपाउंड रेफ्यूजी कैंप में तब्दील हो चुके हैं। लोग डरे हुए हैं और वो अपने परिवारों के साथ यहाँ आ रहे हैं। अपने आशियाने को आंखों के सामने ढेर होते देखने की हताशा थी, नाराजगी थी, गुस्सा था। गजा की जिंदगी नर्क बन गई। सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। खाना और पीने के पानी की भयानक किल्लत हो गई। भला जंग की आवाजें और कैसी हो सकती हैं? तो सुनिए बीबीसी हिंदी का स्पेशल पॉडकास्ट हमास इस्राइल युद्ध का 1 साल, शनिवार 5 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे बीबीसी हिंदी के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा चैनल पर लाइव। तो सुमिरन, ये तो हम पॉडकास्ट शनिवार को लाएंगे और हमारे लिसनर जानते हैं कि हम शनिवार को नहीं आते, लेकिन अब कभी कभी आने लगे हैं स्पेशल कुछ लेकर। और हमारे पास अब आज वक्त नहीं है कि अपने लिसनर्स की जो टिप्पणियां हैं वो पॉडकास्ट में शामिल कर सकें, क्योंकि हम आपको कुछ सुनवाने वाले हैं। और सुनवाने ये वाले हैं कि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जन्मदिन है, और साथ में पूरी दुनिया में या हिंदुस्तान में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। तो याद करें ज़रा उनको। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की उनके बेटे सुनील शास्त्री से और सवाल कुछ ये पूछा। सुनील जी, अगर आज पिताजी होते तो कितने साल के होते? आज तो उनकी 120वीं जयंती है, 120 साल के होते वो। 120 साल के होते। कोई एक ऐसी बात बताना चाहें, कोई एक ऐसा संस्मरण सुनाना चाहें जो बाबूजी की इस समय आपको याद आ रही हो? मुझे मालूम है एक बार मैंने आपसे उनके कार खरीदने का किस्सा सुना था। नहीं, वो ऐसा था कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग जाते थे, बाबूजी जब उस समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उस समय हम लोग टांगे से, हॉर्स वाले टांगे से हम लोग जाते थे स्कूल। और बड़ा खराब लगता था कि बाकी सब लोग आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, सब गवर्नमेंट की गाड़ी से आ रहे हैं। बाद में बाबूजी प्रधानमंत्री हो गए। हम लोगों ने एक दिन डिसाइड किया, ये तय किया कि बाबूजी से आज हम लोग जरूर इस अपनी बात को रखेंगे। तो फिर हम लोगों ने बाबूजी से शाम को उनके जब खाने का वक्त हुआ तो हम लोग खाने के टाइम पर बैठे और उनसे कहा कि बाबूजी, हम लोग को बहुत खराब लगता है रोज टांगे से जाना और स्कूल जाना, और बड़ा अजीब सा लगता है। और प्रधानमंत्री के बच्चे हैं तब भी। हाँ, तब उन्होंने कुछ सोचा होगा जरूर। तो उन्होंने हमारी माँ ललिता शास्त्री जी को बुलाया और उनसे कहा कि भाई कितना पैसा है हमारे पास इस समय देखो। तो उन्होंने कहा कि अगर गाड़ी आप खरीदना चाहेंगे तो गाड़ी आप खरीद नहीं पाएंगे, आपको लोन लेना ही पड़ेगा, आपको कर्जा लेना ही पड़ेगा। तो बाबूजी ने कहा कितना कर्जा लेना पड़ेगा, तो वो उस पर भी बताया गया, अमाउंट बताया गया। तो बाबूजी को लगा कि अगर ये हो रहा है, लेकिन बच्चों के मन को रखना चाहते थे वो, तो उन्होंने फिर हमारे उसके बात को माना और उन्होंने लोन लेकर फिएट गाड़ी लिया। फिएट कार जो थी वो हमारी आज भी मेमोरियल पे खड़ी है और वो चलती है, अच्छी है, लेकिन फिर भी उसको रखा हुआ है एक यादगार की। जी, ये बता पाएंगे कितना कर्जा था? कर्ज था करीब मेरे ख्याल से हजारों में था, ज्यादा नहीं था। लेकिन उसका जब बाबूजी की डेथ हो गई थी तब अम्मा ने इस बात को जरूर कहा था सरकार से कि हम इसको वेव नहीं करेंगे। सरकार ने कुछ कहा था कि शायद वेव कर दें हम लोन को, लेकिन अम्मा ने कहा नहीं, ये शास्त्री जी की मन की इच्छा थी और बच्चों के लिए था, तो अब हम इसको कर्जा इसका हम भुगताएंगे और हम प्रॉपरली इसको अपने पेंशन में से, अम्मा की पेंशन उस समय 1000 थी एज वाइफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लेट प्राइम मिनिस्टर, तो वो 1000 में से वो अपना कर्जे को धीरे धीरे उन्होंने चुकती किया, उसको चुकाया। और बड़ा गर्व के साथ इस बात को पूरी फैमिली आज भी कहती है कि अम्मा अगर नहीं होती तो शायद हम लोग का ये कर्जा भी नहीं हम लोग उसको चुका सकते थे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री अपना संस्मरण सुना रहे थे कि कैसे एक कार उनके घर में आई। तो बीबीसी हिंदी के न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही।
आज स्टूडियो संभाला तिलक राज भाटिया ने। विदा लेने का वक्त आ चुका है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे यानी कि मोहनलाल शर्मा और सुमिरन प्रीत कौर को दे विदा। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।